वैसे तो हमारी असफलता में कई कारक जिम्मेदार होते हैं, कई पहलू होते हैं जिसकी वजह से हम असफल हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक पॉइंट ये भी है कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई करने का मतलब ये है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे उस सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं जिन और उन सब्जेक्ट में जो टॉपिक है और उन टॉपिक में से कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। तो फिर अपन ये सोचते हैं कि नहीं यार, हम सिलेबस निकालते हैं उसके अनुसार ही पढ़ाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सिलेबस निकालते हो, उसके अनुसार बुक्स भी लेते हो, उसके अनुसार पढ़ते भी हो। आपके सिलेबस में जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट हैं, उनमें से कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है, कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, ये बात जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम ये समझ नहीं पाते ना, तब तक हमें पता नहीं रहता है कि हमें हकीकत में पढ़ना क्या है। तो एंड उसके बाद में जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि हम बहुत सारा पढ़ लें। हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपने बहुत सी जगह ये सुना होगा कि फलां फलां टीचर है, फलानी फलानी कोचिंग है, फलां फलां बुक्स है, जिसमें जो मैटर दिया गया है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्ज़ाम अप्रोच है। इसका मतलब ये है कि वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं या फिर उस बुक्स में, पर्टिकुलर बुक में जो मैटर दिया गया है उसमें उतना ही दिया गया है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। इससे एक्स्ट्रा फालतू का उसमें जो मतलब ठूस ठूस के भरा हुआ नहीं है। ऐसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती है जो मतलब जो होना ही नहीं चाहिए, हकीकत में जो सिलेबस से लेना देना नहीं है, जो एग्जाम से लेना देना नहीं है, वो भी उसमें डाल दिया जाता है। और कई टीचर ऐसे होते हैं, जैसे एक टॉपिक पढ़ाना है तो उस टॉपिक से रिलेटेड पता नहीं खोद की चीज़ें कहाँ से लाते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो चीज़ें हालांकि कोई मायने नहीं रखती हैं। तो जिस तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स होती हैं, जिस तरीके से टीचर एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम अप्रोच पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको अपने सिलेबस में से क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। फिर आप ये सोचोगे कि मैडम हम ये कैसे पता लगाएं कि हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है। तो मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिसके द्वारा आप पता लगाओगे कि कौन सा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस पार्ट से सवाल बनते हैं एंड किसको आपको छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता जी, जय माँ करणी निशा। सबसे पहले पढ़ना नहीं है, पहले पढ़ने से पहले ये बात पता लगानी है, ये चीज़ आपको ध्यान में लानी है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उस टॉपिक में से कौन सा पोर्शन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटर के लिए उपयोगी है, जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये ऑल ओवर कॉमन स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए कॉमन है, तो आप सभी देख सकते हैं एंड आप अपनी जो पढ़ने का तरीका है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस निकाल लीजिए। हालांकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस तो होगा ही, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे नई तैयारी शुरू कर रहे हो सकता है उन्हें सिलेबस के बारे में पता हो या ना हो, तो ये बात बताना ज़रूरी है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप 3 से 4 बार उस सिलेबस का बारीकी से अध्ययन करें। मतलब आप देखें कि उस पॉइंट को पढ़ें। मतलब सिलेबस में तो जैसे कि आपने जिस भी भर्ती का सिलेबस निकाला है उसमें एक हेडलाइन होती है कि जैसे आप मानो आपने रीट का निकाला तो उसमें राजस्थान कला संस्कृति। अब आपको उसमें देखना क्या है, आपने ये तो माइंड में आपके आ गया कि इसमें राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो पूछी जाएगी, लेकिन उस कला और संस्कृति में कौन सा टॉपिक है आपको ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी। आप उस हेडलाइन में जो भी पॉइंट दिए हैं उनको 2 से 3 बार देखिएगा कि जैसे राजस्थान की कला संस्कृति उसमें जो पॉइंट है, जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि कला और संस्कृति तो बहुत लंबी एंड चौड़ी है, लेकिन आपको जो टॉपिक है वो जानने बहुत ही ज़रूरी है। 3 से 4 बार इस तरीके से बारीकी से आप जब उसका अध्ययन कर रहे हैं तो आपको एक बहुत 80% तो सिलेबस के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। जैसे ही आपका सिलेबस का अध्ययन हो गया, आपने जान लिया कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक है वो कौन कौन से है, उसके बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये है कि PYQs लाने हैं। PYQ से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। मतलब आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड
पिछले सालों में 8 से 10 सालों में जितनी जो भर्तियां हुई है उनके पेपर आपको लाने हैं। या तो देखो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दिक्कत हो सकती है कि या तो आपको समझ में नहीं आएगी कौन से पेपर कहाँ से डाउनलोड करने, किस तरीके से डाउनलोड करने हैं, फालतू का आप माथा लगाओगे, आपको समझ में हो सकता है नहीं आवे। तो सबसे बेटर ये है कि मार्केट जाइए, मार्केट में बहुत सारी PYQs मिलती हैं। PYQ सारी सेम होती है। कोई भी बुक ले आए अपनी भर्ती से रिलेटेड, अपने एग्जाम से रिलेटेड। फिर उसमें आपको एक काम करना है कि जैसे एक पेपर लिया, अपने उस पेपर को पढ़िएगा। उस पेपर को पढ़ते टाइम आपके पास में एक तो होनी चाहिए नोटबुक एंड पेन। फिर आपको ये करना है कि आप जैसे पेपर पढ़ें तो अपने नोटबुक में लिखें कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें से किस भाग से प्रश्न ज़्यादा बने हैं। जैसे कि आप मानो आप PYQs लेके आए, आपके पास में है 2000 का पेपर है, उसमें 2002 का है, 2004 का है, 2006 का है। इस तरीके से मैं एक आइडिया बता रही हूँ आपको पेपर मिलाने का। आप उस नोटबुक में सन डाल दीजिएगा कि 2000 का पेपर, 2002 का पेपर, 2004 का, 2006 का, इस तरीके से करके। फिर उसमें ये करिए कि आपने सब्जेक्ट लिख दिए। जैसे कि आप मान ही लो कि आपके इतिहास कि इसमें इतिहास के, इसमें भी इतिहास, इसमें भी इतिहास, इसमें भी इतिहास। उसके बाद में आपको ये करना है कि इतिहास के जो प्रश्न बने हैं वो किस टॉपिक से प्रश्न बने हैं, कौन सी भर्ती में 2000 में उस इतिहास के किस टॉपिक से, कौन से पोर्शन से सवाल बने हैं। तो इस तरीके से करके आपको मतलब 2 बने हैं कि 4 बने हैं, 6 बने, जो भी संख्या आपकी आ रही है पर ईयर की, जो भी आपने डेट डाली है, जो भी आपने सन लिखा है, उसके नीचे उनकी संख्या लिखिएगा। 2000 में जो भर्ती हुई थी उसमें इतिहास के उस टॉपिक से इतने सवाल बने हैं। उसके बाद में लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि जो प्रश्न जिस पार्ट से बने हैं वो किस पार्ट से ज़्यादा बने हैं, किससे कम बने हैं। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। जिस पार्ट से आपको लगे कि प्रश्न ज़्यादा बने हैं वो पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको फोकस करना है उसी पर। और यही तरीका सभी सब्जेक्ट पर भी लागू होता है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में देखो बहुत सारे 6 से 7 सब्जेक्ट है, तो आपको यही आइडिया वहाँ पर भी लगाना है और यही तरीका वहाँ पर भी लगाना है कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल बनते हैं, किस सब्जेक्ट से कम बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। PYQs मिलाना 2 तरीके से आपके लिए मददगार साबित होता है। पहला तरीका तो यही जो अभी मैंने बताया है कि पर्टिकुलर पार्ट का इम्पोर्टेंस जानने के लिए आपको PYQs मिलाना है। दूसरा उसमें आपको एक फ़ायदा और भी है कि आपको पता चलेगा कि जो प्रश्न बनते हैं ना वो किस तरीके से बनते हैं, पर जो प्रश्नों के पूछने का पैटर्न होता है वो क्या होता है। हमारे साथ में क्या होता है पता है, हम तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता कि यार प्रश्न, हमें ये लगता है कि यार प्रश्न तो पढ़ा हुआ है लेकिन इसका आंसर क्या है, क्योंकि उनका जो पूछने का तरीका होता है ना वो अपने हिसाब से उनके अकॉर्डिंग पूछते हैं। उनका जो पैटर्न होता है ना पूछने का वो हमें नहीं पता। हम अपने अकॉर्डिंग उस बुक में जो भाषा लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग, वो पैटर्न जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और एग्जाम में पैटर्न कोई और ही होता है। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें ये बात पता नहीं होती है। तो 2 तरीके से, एक तो सब्जेक्ट की एंड पार्ट की इम्पोर्टेंस जानने के लिए, एंड दूसरा परीक्षा का पैटर्न, सवाल का पैटर्न जानने के लिए भी आपको PYQs निकालना जरूरी है। तो इस तरीके से उसके बाद में जब आपको पता चल जाए कि पर्टिकुलर जो पार्ट है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जो पर्टिकुलर पार्ट उसके प्रश्न कम बन रहे हैं, एंड फिर अगर आपके पास में समय कम है तो भी आप जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा देकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं।